सेक्शन 6। अब हम बात करते हैं किस प्रकार की संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है और किस प्रकार की संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसके बारे में हमें सेक्शन 6 में बताया गया है। ट्रांसफ़र के बारे में हमने पहले भी जाना है। अंतरण ट्रांसफ़र एक ऐसा एक्ट है जिसके ज़रिए प्रॉपर्टी में वेस्टेड राइट्स या इंटरेस्ट को एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को कन्वे किया जाता है। ट्रांसफ़र का मीनिंग यहाँ पे है कन्वे करना। अंतरण एक ऐसा कार्य होता है जिसके परिणाम स्वरूप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में संपत्ति में जो अधिकार बताए गए हैं, हित और अधिकार, वो एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित किए जाते हैं। अंतरण का यहाँ अर्थ है अभी हस्तांतरण करना। ट्रांसफ़र के द्वारा कुछ राइट्स को दूसरे व्यक्ति के फेवर में क्रिएट किया जाता है। अगर कोई नया हित या अधिकार क्रिएट नहीं किया गया, सृजित नहीं किया गया, तो वो अंतरण नहीं माना जाता है। सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड। यहाँ बताया गया है कि प्रॉपर्टी के राइट में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट भी शामिल है। जब हम बात करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर संपत्ति का अधिकार है, हमें इस प्रॉपर्टी पर राइट है, तो उस अधिकार का मतलब है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट भी आपके पास है। यानी जहाँ हम कहेंगे प्रॉपर्टी है, वहाँ पर उसके ट्रांसफ़र करने का राइट भी इंक्लूडेड ही माना जाएगा। लेकिन कुछ प्रकार की प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रकार की वस्तुएं जिन्हें कि ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएंगी नहीं। जैसे अगर हम बात करें सूरज और चांद का प्रकाश, आकाश, हवा, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, इसलिए टीपी एक्ट में इन्हें प्रॉपर्टी नहीं माना गया है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, सामान्य सिद्धांत है। तो सेक्शन 6 में हमें पता चला कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति को अंतरण किया जा सकता है, प्रत्येक किस्म की संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी प्रॉपर्टी के साथ ही अटैच है। अंतरणीयता संपत्ति के साथ ही जुड़ी हुई है, संलग्न है। इसी सेक्शन में अपवाद भी बताए गए हैं, जहां ये कहा गया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसी सेक्शन में अपवादों में बताया गया, एक्सेप्शंस में बताया गया है कि टीपी एक्ट के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत जहां रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि कुछ प्रकार की प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो वो अंतरित नहीं हो पाएंगी। यहाँ अपवादों में हमें क्या पता चला है, एक तो टीपी एक्ट के अंतर्गत इसी धारा में सेक्शन 6 में ही हमें बताया गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया टीपी एक्ट के अलावा अदर लॉज में, जैसे अगर हम हिंदू विधि की बात करें, मुस्लिम विधि की बात करें, लैंड लॉ की बात करें, सीपीसी की बात करें, तो वहाँ जहाँ जहाँ कहीं हमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हर प्रकार की संपत्ति का अंतरण हो सकता है।
अन्य विधियों में, अदर लॉज में, जैसे हिंदू लॉ में बताया गया कि किसी प्रकार का अगर कोई धार्मिक पद है, कोई अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, देवोत्तर संपत्ति है, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लॉ में भी बताया गया वक्फ प्रॉपर्टी, मुतवल्ली का पोस्ट, मेहर प्राप्त करने का अधिकार, भरण पोषण मेंटेनेंस का अधिकार, इन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से राजस्थान टेनेंसी एक्ट में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं कि जहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो अदर लॉज में जहाँ आपको बताया गया है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। अब हम बात करते हैं आगे टीपी एक्ट क्या कहता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अपवादों में जो सबसे पहली बात धारा 6 में बताई गई है कि कौन सी प्रकार की प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये है संभावना मात्र का अधिकार, स्पेस सक्सेशनस, संभावना का अधिकार, चांस ऑफ हियर अपेरेंट भी कहा जाता है इसे। यहाँ बताया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी या वस्तु को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने की उसे केवल मात्र संभावना, एक चांस ही है, वर्तमान में एग्जिस्टेंस में नहीं है वो प्रॉपर्टी उसके पास। आप किसी संपत्ति के वर्तमान में मालिक नहीं हो, आपको एक संभावना लगती है, आपको एक चांस लगता है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है। तो ये संभावना या चांस को आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे संभावना के तहत, क्योंकि दिस इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी, चांस है, 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो ही रहा है। तो जब तक ऐसा नहीं है 100% श्योरिटी, केवल चांस ही है, तो आप अपनी संपत्ति मानकर इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक व्यक्ति, ए नाम के व्यक्ति का एक बेटा है बी, इकलौता बेटा है वो उनका। संभावना क्या है? वसीयत नहीं लिखी है अगर पिता ने, तो उत्तराधिकार के अनुसार क्या होगा कि संपत्ति इनके पास निश्चित रूप से आएगी। लेकिन अगर पिता ने वसीयत लिख दी तो वो बेटे के अलावा किसी भी और को दे सकते हैं। ये संभावना है इस बात की कि पिता की संपत्ति का अधिकार बेटे को मिल जाए, पिता की मृत्यु के बाद बेटे के पास वो प्रॉपर्टी आ जाए। लेकिन अभी बेटे के पास पिता के जीवित रहते हुए ये अधिकार नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि अभी एक चांस ही है, चांस ऑफ एन हियर अपेरेंट, इस बात की संभावना मात्र ही है कि संपत्ति उसके पास आ जाएगी। संपत्ति आई नहीं है, हो सकता है पिता वसीयत लिख दें और बेटे की बजाय वो किसी और XYZ को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दें। तो केवल संभावनाओं के आधार पे हम यहाँ नहीं चल सकते, जहाँ केवल पॉसिबिलिटी ही नज़र आ रही, केवल चांस नज़र आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का अंतरण नहीं हो पाएगा, ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये बताई गई है कि संभावना मात्र के अधिकार के आधार पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ इसी सेक्शन में हमें बताया गया है वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयत संपदा प्राप्त करने की संभावना। जिसने विल लिखी है उस व्यक्ति की डेथ के बाद प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी, इस बात की संभावना, इस बात की पॉसिबिलिटी है, इस बात का चांस है। इस आधार पे क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो अगर कोई रिलेटिव इस प्रकार का कोई वसीयत लिखता है कि उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये भी क्या माना जाएगा, एक संभावना ही मानी जाएगी, क्योंकि जिसने विल लिखी है वो क्या कर सकता है, अपनी डेथ के पहले पहले उस विल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, विल को चेंज कर सकता है, जितनी भी बातें उसमें लिखी हैं उसको समाप्त कर सकता है। तो अगर विल लिखने वाले की डेथ से पहले
वो किसी प्रकार का परिवर्तन कर दे तो आप ये मान सकते हैं कि ये तो उत्तराधिकार से भी ज़्यादा अनिश्चित मामला हो गया, क्योंकि वसीयतकर्ता कभी भी उसे अपनी इच्छा के अनुसार समाप्त कर सकता है, तो ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार की अदर पॉसिबिलिटीज़, अन्य संभावनाओं की भी यहाँ पे बात की गई है। इसी से रिलेटेड जिस तरह हमने देखा कि वसीयत का मामला हो, जिस तरह हमने देखा चांस ऑफ हेयर अपेरेंट हो, ऐसे ही अगर कोई और मामले भी नज़र आते हैं जिसमें केवल मात्र संभावना नज़र आती है, केवल चांस नज़र आता है, तो उसमें ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। जैसे हम बात कहें किसी कंपटीशन में कोई प्राइज़ जीतने की पॉसिबिलिटी है, चांस है, या कोई लॉटरी जीतने की पॉसिबिलिटी है और हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये प्राइज़ मिल गया, हमें ये लॉटरी लग गई हमारी, तो हम आपको ये अमाउंट या ये वस्तु देंगे। तो ये भी क्या है, एक तरीके का चांस है, संभावना ही मात्र है, तो इसका ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगा। डेली वेजेस पे काम करने वाला कोई मज़दूर अपनी फ्यूचर में वेजेस को, जिस पर उसका अभी कोई राइट भी नहीं है, उसको वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मात्र ही है जो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट, यानी किसी प्रत्यक्ष वारिस की विरासत की संभावना, इसको अंतरित नहीं किया जा सकेगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ये है सब्सिक्वेंट कंडीशन के ब्रीच होने के कारण राइट ऑफ री एंट्री का मिलना। राइट ऑफ री एंट्री, पुनः प्रवेश का अधिकार, लेकिन ये केवल राइट टू री एंट्री नहीं है, मात्र पुनः प्रवेश का अधिकार। इसमें मेयर वर्ड आगे जोड़ा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को लीज पर कोई प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप लेसर हैं और सेकंड पार्टी यानी लेसी को आपने 3 साल के लिए लीज पर प्रॉपर्टी दी है, लेकिन आपने ये भी कंडीशन डाल दी है कि अगर इस बीच टर्म्स एंड कंडीशंस का ब्रीच किया गया, जिन शर्तों पर लीज़ दी गई है, यानी जिस उद्देश्य से लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, पट्टे पर ज़मीन दी गई है, अगर उसके अलावा किसी भी उद्देश्य से, किसी भी पर्पस से उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट बैक होकर लेसर के पास आ जाएगी। ऐसा आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन किया। तो लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें रखी गई थी कि उसे उद्देश्य के अनुसार ही इस्तेमाल करना है, अन्य किसी उद्देश्य में उसको इस्तेमाल अगर किया गया, यूज़ किया गया प्रॉपर्टी का, तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशंस माना जाएगा और ऐसी स्थिति में लेसर को अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार होगा। सिंपल, ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी। अब क्या हुआ, लेसी ने ब्रीच किया, जिस पर्पस से उसने प्रॉपर्टी को लिया था वो पर्पस पूरा करने के बजाय उसने किसी अन्य पर्पस से उस प्रॉपर्टी को यूज़ में लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर लेसर क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा। तो अब यहाँ पर इसने संविदा को ख़त्म किया लेसर ने और कहा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी है। इसने प्रॉपर्टी को वापस लिया, तो ये कौन सा अधिकार कहलाया, इसका लेसर का अधिकार कहलाया राइट ऑफ री एंट्री, पुनः प्रवेश का अधिकार, यानी उस लीज की प्रॉपर्टी में वो एंट्री कर सकता है और अपनी ज़मीन पर अपना अधिकार ले सकता है। ठीक है, अब हम कहें कि क्या इस अधिकार को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, राइट ऑफ री एंट्री जो किसको मिला हुआ है, लेसर को मिला हुआ है, क्या ये अपने इस राइट को ट्रांसफ़र कर सकता है? क्या लेसर किसी सी नाम के व्यक्ति को ये अधिकार दे सकता है कि मेरी जगह पे आप उस प्रॉपर्टी को लेसी से वापस ले सकते हो और राइट ऑफ री एंट्री का इस्तेमाल कर सकते हो? आंसर इज़ नो। लेसर का ये अपना पर्सनल राइट है, लेसर किसी भी थर्ड पार्टी को ये राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि वो ब्रीच करने पर लेसी को जो ज़मीन दे रखी है उस ज़मीन पे वो री एंट्री का अधिकार इस्तेमाल कर ले। कोई थर्ड पार्टी नहीं कर पाएगी, ये राइट लेसर का है, सिर्फ ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है जिसे वो अंतरित नहीं कर सकता। लेकिन
अगर यहाँ ऐसा हो जाए कि लेसर ने ये प्रॉपर्टी, लीज की प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दी है, ओके, केवल राइट नहीं, मेयर राइट नहीं, उसने क्या किया है, वो लीज़ की प्रॉपर्टी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दी। अब उस प्रॉपर्टी का मालिक जैसे लेसर था वैसे कौन हो गया है, थर्ड पार्टी हो गया है। तो जिस तरीके से लेसर यूज़ कर सकता है राइट ऑफ री एंट्री, वैसे ही अब वो प्रॉपर्टी का ओनर जो थर्ड पार्टी है वो भी राइट ऑफ री एंट्री का यूज़ करेगा। लेकिन कब करेगा, जब उसे न सिर्फ अधिकार, राइट टू री एंट्री नहीं दिया हमने, केवल हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ही दे दी, वो लीज़ की प्रॉपर्टी ही दे दी, तब जाके वो इस अधिकार का इस्तेमाल कर पाएगा। अदरवाइज़ केवल मेयर राइट टू री एंट्री अगर हम कहें, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार हम कहें, तो वो नहीं मिल पाएगा, तीसरे पक्षकार को अंतरित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेयर राइट टू ईजमेंट, सुखाधिकार का अधिकार। ईजमेंट का राइट क्या है, अन्य किसी व्यक्ति की भूमि पर या प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार। कुछ राइट्स हैं जैसे राइट टू वे, राइट ऑफ लाइट, राइट ऑफ एयर। ये कौन से राइट्स हैं जो हमें अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल यूज़ के लिए अदर पर्सन की प्रॉपर्टी पे मिलते हैं, इसे कहा जाता है ईजमेंट। जैसे अगर मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे कोई दूसरी फैमिली रहती है, तो अब सीढ़ियाँ तो मकान के अंदर से होके ही जा रही हैं, बाहर से अलग सेपरेट स्टेयर्स नहीं है। आपको अपने मकान में आना है तो ग्राउंड फ्लोर पर से जो सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक, आपको उन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके अपने कमरे में, अपने घर में आना है। तो अब वो जो सीढ़ियों का अधिकार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हैं आप, जो कहाँ से होके आ रही हैं, ग्राउंड फ्लोर वाले मकान में से होके आ रही हैं। तो ये अन्य किसी की भूमि पर, ग्राउंड फ्लोर पर जो किसी दूसरे का मकान है, उस पर से आपको जो रास्ते का अधिकार मिला, ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक आने का जो अधिकार मिला है स्टेयर्स के ज़रिए, वो अधिकार आपका कौन सा अधिकार है, ईजमेंट का राइट, सुखाधिकार। अब ये जो सुखाधिकार आपको मिला हुआ है वो क्यों मिला हुआ है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, उसके बेनिफिशियल यूज़ के लिए आपको ईजमेंट मिला हुआ है दूसरे की प्रॉपर्टी पर। अब अगर आप इस सुखाधिकार को जो आपको मिला है आपकी संपत्ति का इस्तेमाल करने के लिए, आप उस सुखाधिकार ईजमेंट को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको उसके लिए प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि इन स्टेयर्स का अधिकार मेरा भी है, फर्स्ट फ्लोर वाला व्यक्ति क्या कहता है, स्टेयर्स का राइट तो मेरा भी है, मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप ये क्या कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन स्टेयर्स को यूज़ करने का राइट आप किसी थर्ड पार्टी को देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवल ईजमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसके साथ साथ संपत्ति को भी अंतरित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, प्रतिबंधित हित। अगर हमें कुछ लिमिटेशंस के साथ किसी राइट को यूज़ करने के लिए दिया गया है, किसी अधिकार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किन्हीं प्रतिबंधों के साथ, कुछ शर्तों के साथ, तो आपका वो सीमित अधिकार है और आप उस सीमित अधिकार का इस्तेमाल सीमित तरीके से जो आपको दिए गए हैं अधिकार उसी में कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड जाके नहीं कर सकते। आपको अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए एक जगह किराए पर लेनी थी, तो आपने एक व्यक्ति से उसका मकान कुछ समय के लिए लिया है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, सिस्टर की मैरिज के लिए आपको अरेंजमेंट करने हैं, तो जो गेस्ट आएंगे उनको आपको ठहराना है, तो इसके लिए आपने क्या किया है, अपने पड़ोसी के मकान को लिया है। अब आपके नेबर ने आपको वो मकान अपना क्यों दिया है, आपके पर्सनल यूज़ के लिए दिया है, सिस्टर की मैरिज के लिए दिया है। अब आपको ये रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, आपका सीमित अधिकार, आपको कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको वो प्रॉपर्टी दी गई है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को आपने किसी एक्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप इस प्रॉपर्टी को, जो नेबर की प्रॉपर्टी आपको मिली है,
मैरिज के पर्पस से मिली है, 10 दिन के लिए मिली है, और अब आप अपने इस अधिकार का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पर्सनल यूज़ के लिए प्रॉपर्टी आपको दी गई थी। ये आपका सीमित हित था, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, प्रतिबंधित हित था। दिए गए शर्तों के अनुसार ही आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो जो आपके पर्सनल राइट्स हैं उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे किसी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली जो है या प्रॉपर्टी है, तो उसमें किसी विडो का जो मेंटेनेंस लेने का राइट है या उस मकान में रहने का अधिकार है, जॉइंट फैमिली के अंदर रहने का जो उसका अधिकार है, वो उसका पर्सनल राइट है, व्यक्तिगत अधिकार है, उसको वो अंतरित नहीं कर सकती। इसी तरीके से किसी मठ में महंत का जो पोस्ट होता है या वक्फ में मुतवल्ली का पोस्ट होता है, मंदिर में सेवियत का पोस्ट होता है, ये रिलीजियस जो पोस्ट हैं, ये सब भी किस में आते हैं, पर्सनल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, और इनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, भावी भरण पोषण का अधिकार। ये बात जोड़ी गई थी टीपी में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1929 में। इससे पहले इस अधिकार की बात की गई थी पर्सनल राइट, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, जो हमने प्रीवियस पॉइंट पढ़ा। यहाँ ये कहा गया कि अगर कहीं फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट किसी व्यक्ति को जो है, किसी महिला के पास अगर भावी भरण पोषण का अधिकार है, तो वो उसे अंतरित नहीं कर सकती क्योंकि ये उसका व्यक्तिगत अधिकार माना गया है। किसी महिला को मेंटेनेंस अलाउंस मिलना है, हर महीने मिलना है या सपोज़ हर साल मिलना है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, उसे जो अधिकार मिलना है, ये इन फ्यूचर जो उसे मिलने वाला है, इसको वो किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकती। अगर मदर को बेटे के द्वारा हर महीने 5,000 रुपये दिए जाने हैं, ठीक है, तो ये 5,000 जो उसे मिलने हैं, अब नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है उसमें उसको 5,000 रुपीज़ मिलने हैं, तो ये अपने इस अधिकार को अगर अपनी सिस्टर को ट्रांसफ़र करे कि मेरी बजाय ये पैसा जो मुझे मिलना है, मेरी बजाय ये मेरी सिस्टर को मिल जाए नेक्स्ट मंथ, वो अभी परेशानी में है, तो मैं चाहती हूँ कि ये रकम किसको मिल जाए, मेरी सिस्टर को मिल जाए। वो ट्रांसफ़र करना चाहती हैं इस अधिकार को, ऐसा वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये उनका पर्सनल राइट है, इसे वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये अमाउंट ड्यू हो जाए, हम यानी कि बात करें कि मेंटेनेंस अलाउंस की जो अमाउंट है वो पास्ट मेंटेनेंस अमाउंट, अगर कोई अमाउंट जो ड्यू हो गया है, पिछले 2 महीने से बेटे ने ये रकम नहीं दी, बकाया हो गई, अब ये 10,000 रुपये जो बकाया हो गया है, ड्यू हो गया है, यानी कि उस महिला को लेने का अधिकार हो चुका, वो अधिकारी हो गई उस पैसे को लेने की, ठीक है। तो ये पास्ट मेंटेनेंस का जो अलाउंस है, जो एक्रूड हो गया, जो बकाया हो गया, जिसे लेने का महिला का अधिकार बन चुका है, तो वो ये रकम को ट्रांसफ़र करना चाहें किसी और को, तो वो ऐसा कर सकती हैं। अब वो अपनी सिस्टर को ट्रांसफ़र कर सकती हैं कि पिछले 2 महीने की बकाया जो मुझे नहीं मिली है, जो मेरा मिलना अधिकार था, ये राइट मैं अपनी सिस्टर को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो जिस तरह से वो महिला खुद अपने बेटे के खिलाफ़ स्यू करके, वाद करके वो रकम ले सकती हैं, वैसे ही अब उनकी सिस्टर भी ये राइट ले पाएंगी क्योंकि ये ट्रांसफ़र कौन सा हुआ, पास्ट मेंटेनेंस का। तो यहाँ ये कहा गया है कि फ्यूचर मेंटेनेंस के अमाउंट को तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा, लेकिन पास्ट मेंटेनेंस के अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेयर राइट टू स्यू, मात्र वाद दायर करने का अधिकार। किसी के खिलाफ वाद दायर करने का हमारा जो अधिकार है वो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, इसे हम अंतरित नहीं कर सकते। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया गया है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में हमें राइट कौन सा मिलता है, राइट इन पर्सोनम।
इसमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती हैं उन्हीं के बीच में राइट्स और लायबिलिटीज़ अराइज होती हैं। थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर होता है, तो स्ट्रेंजर के खिलाफ हम कोई स्यू नहीं कर सकते। तो जो अधिकार हमारा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पे हमें राइट टू स्यू मिला है, हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, हम गिल्टी पार्टी के खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं। अब ये एग्रीव्ड पार्टी क्या कह रही है, ये एग्रीव्ड पार्टी अपने इस वाद दायर करने के अधिकार को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करना चाहती है कि मैं सूट फाइल नहीं कर रहा हूँ गिल्टी पार्टी के खिलाफ, मेरी जगह आप वाद दायर कर दीजिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वाद करने के अधिकार को, राइट टू स्यू को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये आपका अपना व्यक्तिगत अधिकार है। ऐसे ही टॉर्ट के मामले में भी, अगर मान लीजिए कोई टॉर्टियस एक्शन हुआ है, किसी व्यक्ति ने कोई टॉर्ट कमिट किया है, तो जो यहाँ पीड़ित पक्ष है वही वाद दायर कर पाएगा, उसकी बजाय कोई थर्ड पार्टी इस अधिकार को यूज़ नहीं कर पाएगी। तो राइट टू स्यू, मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसी प्रकार अगला पॉइंट बात करता है पब्लिक राइट, लोक पद का अधिकार। आईपीसी में और सीपीसी में डिफ़ाइन किया गया है पब्लिक सर्वेंट के बारे में, पब्लिक ऑफिसर के बारे में। यहाँ टीपी एक्ट में आपको ये बताया गया है कि जो सैलरी किसी पब्लिक ऑफिसर को मिलनी है, लोक पद वाले व्यक्ति को मिलनी है, उससे वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो सैलरी मिलती है ये उनका अपना व्यक्तिगत अधिकार होता है, जो उनकी योग्यता, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर उन्हें मिला है, तो वो इसका अंतरण नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि स्टाइपेंड्स का ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं। इसके बारे में बताया गया है कि स्टाइपेंड्स यानी वृत्तिकाएँ जो किसको मिलती हैं, सरकार के सैनिकों को, नौसैनिक, वायु सैनिक और सिविल पेंशन भोगियों को मिलती हैं। इन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी बताया गया कि पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पेंशनों को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। स्टाइपेंड्स जो कि मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स और गवर्नमेंट के सिविल पेंशनर्स को मिलती है, उस स्टाइपेंड को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता और पॉलिटिकल पेंशन्स को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। पेंशन का अर्थ होता है एक कालिक भत्ता या वृत्तिका जो किस लिए मिलता है, प्रीवियस सर्विसेज, पूर्व सेवाओं के बदले में या विशिष्ट योग्यता के बदले में क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार द्वारा दी जाने वाली एक राशि होती है। ये अमाउंट जब तक नहीं दे दी जाती है तब तक गवर्नमेंट के हाथ में रहती है और ये ट्रांसफरेबल नहीं होती, लेकिन जैसे ही पेंशनर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इसका भुगतान कर दिया जाता है तो उसके बाद ये ट्रांसफरेबल हो जाती है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल जो अभी हमने पढ़ा ये प्राइवेट पेंशन्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, निजी पेंशन्स पर लागू नहीं होता, यानी कि निजी पेंशन्स ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट इट्स नेचर और लॉ, जिनका अंतरण उनकी प्रकृति या विधि विरुद्ध एवं स्थिति के प्रतिकूल हो। यहाँ 3 तरीके की बातें बताई गई हैं। अगर नेचर ऑफ इंटरेस्ट ही इस प्रकार का है कि उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, हित की प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका नेचर इस प्रकार का है कि जिसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें हवा की, पानी की, रोशनी की, सूरज या चांद के प्रकाश की, इस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इनको बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता। ये सार्वजनिक उपभोग की वस्तु है, तो इस तरीके की संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जिसका नेचर ही इस प्रकार का है कि वो अंतरण योग्य या ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। दूसरी बात ये कहा गया है कि अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकेगा। विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए अंतरण नहीं किया जा सकेगा।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में बताया गया है कि अगर उद्देश्य अवैध है, जैसे अगर लॉ ने प्रोहिबिटेड कर रखा है, विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य है, या ऐसा कोई काम है जो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करने वाला है, विधि के प्रावधानों को निष्फल करने वाला है, कपटपूर्ण है, फ्रॉडुलेंट है, किसी की प्रॉपर्टी को या व्यक्ति को या उसकी गुडविल को इंजरी पहुंचाने वाला है, इमोरल ऑब्जेक्ट के लिए है, या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। ये सब बातें आपको बताई गई हैं सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट जहाँ होगा वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। उद्देश्य वैध होना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का संविदा ही है। तीसरी बात बताई गई है कि अगर ट्रांसफरी इनकेपेबल है या डिसक्वालीफाइड है, लॉ के द्वारा अगर ट्रांसफरी को डिसक्वालीफाई डिक्लेयर किया जा चुका है, अयोग्य घोषित किया गया है, तो वो व्यक्ति डिसक्वालीफाई होने के कारण उसके फेवर में हम अंतरण नहीं कर सकते। जैसे कि किसी जुडिशियल ऑफिसर, कोई एडवोकेट या कोर्ट के ऑफिसर डिसक्वालीफाइड होते हैं कि वो जिस मामले में खुद जुड़े हुए हैं उस मामले में एक्शनेबल क्लेम को परचेज नहीं कर सकते। कोई जुडिशियल ऑफिसर, कोई एडवोकेट या कोर्ट का कोई ऑफिसर एक्शनेबल क्लेम को परचेज नहीं कर सकते धारा 136 के अनुसार, तो ये डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे। इसी तरीके से सीपीसी के प्रोविजंस में भी किसी प्रॉपर्टी या वस्तु को नीलाम करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नीलामी की जाने वाली वस्तु को नहीं खरीद सकता। ऐसे ही माइनर ट्रांसफर ही तो हो सकता है, लेकिन वो लेसी नहीं हो सकता, पट्टाग्राही नहीं हो सकता। तो ये डिसक्वालिफिकेशंस जहाँ जिस व्यक्ति के लिए हैं, तो वो डिसक्वालीफाइड व्यक्तियों के फेवर में भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि पट्टों में अधिभोग का अधिकार, ऑक्यूपेंसी राइट। ये कहता है कि उन राइट्स, उन इंटरेस्ट और प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा जिनको कि किसी लोकल लॉ के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड किया गया हो, जिसे किसी स्थानीय कानून के द्वारा, किसी विशिष्ट व्यवस्था के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा नियंत्रित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें अंतरित नहीं किया जा सकता। कृषि पट्टे अंतरण किए जा सकते हैं, एग्रीकल्चरल लीज पॉसिबल है, लेकिन यहाँ कुछ प्रकार के पट्टे, कुछ प्रकार के कृषि पट्टे ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, जैसे काश्तकार में निहित अधिभोग का अधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट, या मालगुजारी या राजस्व के देने में चूक करने वाले काश्तकार या उस काश्त में निहित हित, या कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंध के अधीन रहने वाली किसी संपदा के पट्टेदार का हित। क्या क्या बातें बताई गई हैं यहाँ पर? यहाँ बताया गया है मैनेजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बारे में, या किसी फार्मर की एस्टेट के बारे में जहाँ पर रेवेन्यू पे करने की बात है, या टीनेंट के इंटरेस्ट असाइन करने की बात है। तो इन सिचुएशंस में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। इन 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इन्हें स्पेशल लॉ, लोकल लॉ के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है।